नमस्कार, मैं हूं योगेश नागर और आज का हमारा जीव विज्ञान में विषय है बायोलॉजी के भीतर ये जो एनसीईआरटी थर्ड चैप्टर वनस्पति जगत या प्लांट किंगडम, जिसे हिंदी में वनस्पति जगत बोला जाता है और इंग्लिश में हम इसे जानते हैं प्लांट किंगडम के नाम से। स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है कि आज लगभग हमारे पास जो स्पीसीज हैं प्लांट की, जो जातियां हैं, लगभग उनकी संख्या है 16 लाख, 1.6 मिलियन। इतनी बड़ी संख्या आज हमारे पास जो हमारा प्लांट किंगडम है उसके सदस्यों की ज्ञात संख्या है, जिसके विषय में हमें अभी जानकारी है। आप जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जब ये प्लांट्स हमारे पास, इनकी प्रजातियां, इनकी स्पीसीज हमारे पास हैं, तो बहुत मुश्किल होगा इसके विषय में स्टडी करना, हर एक के बारे में अलग अलग जान लेना। इसको सरल करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्लासिफिकेशन की पद्धति अपनाई, वर्गीकरण की पद्धति अपनाई। स्टूडेंट्स, वर्गीकरण ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार आप अपने घर में, अगर आप घर में देखें तो हमारे घर में भी क्लासिफिकेशन की एक पद्धति होती है जो शुरू से आप देखते आए हैं। किचन होती है जहां हम भोजन से, खाने से संबंधित हमारी जो भी ज़रूरत होती है, ज़रूरत का सामान होता है, वो किचन में रहता है। इसके अलावा जो हमारा स्टोर रूम होता है, वहाँ फूड को स्टोर किया जाता है, ज़रूरी चीज़ों को स्टोर किया जाता है। जो हमारा बाथरूम होता है उसमें नहाने के संबंधी जो भी हमारा सफाई का साधन है वो उपस्थित होता है। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन का बेसिक बेस है जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, हमारे व्यवहारिक ज्ञान में, हमारे व्यवहार में है। ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी चीज़ का वर्गीकरण करते हैं, एनिमल या प्लांट के का वर्गीकरण करते हैं, तो हमें उसके बारे में जानकारी लेने में बहुत सरलता हो जाती है। अलग अलग जब 16 लाख प्रजातियां हैं हमारे पादप जगत में, प्लांट किंगडम में, तो अलग अलग स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए इनकी सिमिलरिटी के बेस पर अलग अलग ग्रुप को असाइन किया जाता है, अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं, और जो समान कैरेक्टर्स वाले जो प्लांट हैं, जो जिनका सिमिलर कैरेक्टर है, उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है। इसी तरीके से अभी हम जो प्लांट किंगडम है, प्लांट के विषय में इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी जो बेसिक, जो हमारा सबसे पहला स्टेप है इस चैप्टर में, वो है वर्गीकरण को समझ लेना। तो यहाँ हम आपको विस्तार में तो वर्गीकरण नहीं बताने वाले, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए है, जितना एनसीईआरटी में आपके लिए दिया गया है 11वीं क्लास में, उसे हम यहाँ बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर वर्गीकरण को देखते हैं तो इसके जो जनक माने जाते हैं विटकर, ये विटकर साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1969 में केवल प्लांटों को नहीं, एनिमल और प्लांट जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको 5 भागों में डिवाइड किया, 5 ग्रुप में उसको असाइन कर दिया, 5 ग्रुप में रख दिए। और ये 5 ग्रुप यानी 5 ग्रुप्स कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी, एनिमेलिया और प्लांटी। यानी कि मोनेरा यूनिसेल्युलर होते हैं और ये मेनली प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। ये भी यूनिसेल्युलर है लेकिन ये यूकैरियोटिक सेल होती हैं। और यहाँ पर रखा गया था जितने भी एल्गी हैं यानी शैवाल हैं। इसके अलावा एनिमेलिया, इसमें सब एनिमल्स को रखा गया था। और उसके बाद है प्लांट, ये काफ़ी पहले दिया गया था 1969 में। इसके बाद लगातार नई नई खोजें होती जाती हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, नई नई जो स्पीसीज हैं उनको डिस्कवर किया जाता है। तो उसके बेस पर लगातार इस जो वर्गीकरण की जो पद्धति थी, जो हमारा क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था, उसमें लगातार सुधार होता चला गया। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और एल्गी, इन्हें पहले प्लांट किंगडम में रखा गया था, प्लांट माना गया था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की उपस्थिति के कारण इन्हें किस में रखा गया था? इन्हें पहले प्लांट में रखा गया था। लेकिन जब इनकी जो सेल वॉल थी उसकी कंपोजिशन को देखा गया तो उसमें रखा गया इसे, इन्हें अलग प्लांट से एलिमिनेट कर दिया गया, इन्हें प्लांट से अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। मोनेरा, प्रोटिस्टा और एल्गी, इन्हें अलग ग्रुप में बना दिया गया। इसी तरीके से एक हम जो छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ब्लू और ग्रीन एल्गी होते हैं। पहले इन्हें
एल्गी की फॉर्म में रखा गया था। एल्गी बताया गया था ब्लू ग्रीन एल्गी, ये यूनिसेलुलर है। लेकिन बाद में जब और जानकारी मिली और ऑब्जर्वेशन किया गया, एक्सपेरिमेंट किए गए, तो नई जो जानकारी आई उसके अनुसार उसके बेस पर ये एल्गी के ग्रुप से निकालकर और मोनेरा में रख दिया गया। मोनेरा और कुछ प्रोटिस्टा में इनको जगह दी गई। तो सबसे पहले अगर हम कहें कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे कौन है, विटकर है, जिन्होंने 1969 में 5 भागों में डिवाइड करा था, 5 के अलग अलग असाइन किए थे 5 ग्रुप, और जिन इस 5 ग्रुप्स में 5 ग्रुपों में इन्होंने लिविंग बीइंग्स को रखा था। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये थोड़ा मुख्य जो प्रकार है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में केवल जो प्लांट्स को डिवाइड किया गया था वो 1 और मोर केवल कैरेक्टर, 1 और 5 कैरेक्टर, 1 या 2 कैरेक्टर को बेस माना और उसके आधार पर उन्होंने उसे अलग अलग डिवाइड कर दिया। जैसे कि अगर हम देखें तो इसमें मुख्य रूप से इस क्लासिफिकेशन को देने वाले या इसमें विश्वास रखने वाले या जिन्होंने इस आधार पर क्लासिफिकेशन किया वो साइंटिस्ट थे। नंबर 1 लेनियस। लेनियस जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एनिमल को डिवाइड करा था, 2 ग्रुपों में एनिमल्स को डिवाइड किया था, एक रेड ब्लड वाले और दूसरा जिनका ब्लड रेड नहीं होता। यानी इन्होंने केवल एक कैरेक्टर को ही बेस मान लिया, यानी रेड ब्लड होता है और जिनमें जो नॉन रेड ब्लडेड होते हैं, केवल एक कैरेक्टर को इन्होंने लिया और उसके आधार पर इन्होंने जो एनिमल है उनको अलग अलग 2 भागों में बांट दिया। इसके बाद आते हैं थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। थियोफ्रास्टस ने जो प्लांट थे उनके साइज के आधार पर उनको 3 भागों में बांट दिया, जिसमें था सबसे पहले था हर्ब्स। आप हर्ब्स जानते हैं, ऐसे पौधे, ऐसी शाकीय पौधे जिनकी हाइट 1.5 या 2 फीट तक होती है, 2.5 फीट तक हो सकती है, हर्ब्स कहलाते हैं। इसके बाद था जो अगला इन्होंने दिया तो ये था श्रूब्स, यानी झाड़ियां। ये थे शाख, जो शाख होती हैं, ये थी झाड़ियां जिन्हें इंग्लिश में श्रूब्स कहते हैं। और तीसरा था ट्री, यानी वृक्ष थे। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किस तरीके से डिवाइड करा गया था अलग अलग? लिनियस, थियोफ्रास्टस, एरिस्टोटल ने मेनली जो डिवाइड करा था प्लांट या एनिमल को, वो किसके आधार पर करा था? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी केवल उनके बाहरी कैरेक्टर को देखा, उनके बाहरी लक्षणों को देखा और उसी के आधार पर क्लासिफिकेशन कर दिया। ध्यान रखिए, मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किसी भी लिविंग बीइंग्स को जो क्लासिफाइड करा गया है उसका बेस होता है केवल उसके 1 या 2 या 3 बहुत कम कैरेक्टर्स के आधार पर, लक्षणों के आधार पर उनको डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि लीनियस के बारे में मैंने बताया, इन्होंने केवल ब्लड के कलर के आधार पर एनिमल्स को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। थियोफ्रास्टस को बताया कि इन्होंने केवल पौधे की हाइट के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांट दिया। तो इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन था उसे कहा गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी केवल बाहरी लक्षणों को देखकर, वो भी 1 या 2 या 3 बहुत कम लक्षणों के आधार पर केवल क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल से थोड़ा सा एडवांस था, क्योंकि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से ज्यादा एडवांस है। जहां पर आर्टिफिशियली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में केवल 2 या कुछ लक्षणों को लिया गया था, 2 या 3, यहां पर बहुत सारे लक्षणों को लिया गया, यानी ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स को लिया गया, जिसमें क्या थी? नंबर 1 एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, यानी पौधे की बाहरी रचना को भी
दोस्तों अगला आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन आज सबसे ज़्यादा आधुनिक है, जो हम पढ़ते हैं, स्टडी किया जाता है। अब तक का सबसे रिसेंटली सबसे आधुनिक फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को ही माना जाता है। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है? देखिए, जहां पर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्लांट्स को क्लासिफाइड करते समय केवल एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजी, बाहरी रचना को, एनाटॉमी को और डीएनए, उसकी जो जेनेटिकली वेरिएशंस थी, उसको भी जेनेटिकली कैरेक्टर थे, उसको भी लिया गया। काफी सारे कैरेक्टर्स थे। वहीं पर इन सब कैरेक्टर्स के साथ साथ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में दो कैरेक्टर्स को और मिला दिया गया। वो थे एवोल्यूशन और हेरिडिटी यानी जेनेटिक्स। हेरिडिटी कैरेक्टर्स वो होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो यहाँ पर इन सब कैरेक्टर्स के साथ साथ प्लांट्स के उन कैरेक्टर्स को भी देखा गया जिससे उसका एवोल्यूशन हुआ है, यानी उसके पूर्वजों के कैरेक्टर्स को भी देखा गया। और दूसरा जेनेटिकली यानी हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो थे, जो अगली पीढ़ी में जाते हैं, उनको भी ध्यान में रखा गया। यानी फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स में ये सब कैरेक्टर्स तो देखे ही गए थे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और डीएनए। इसके साथ साथ एवोल्यूशन यानी उसका विकास, उसके पूर्वज क्या थे, उस कैरेक्टर्स को देखा गया। और उसके जेनेटिकली जो कैरेक्टर्स होते हैं जो अगली पीढ़ी में जाते हैं, उनको भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया। तो अब तक का सबसे ज्यादा जो एडवांस है, रिसेंटली हम जिसको स्टडी करते हैं, वो होता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जाति वृत्तीय जो वर्गीकरण व्यवस्था मानी जाती है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें बताया गया कि ये जो कुछ इस पद्धति का जो उपयोग करने वाले जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपना वर्गीकरण का सिद्धांत दिया इस पद्धति पर, उनमें मुख्य रूप से हैं हचिंसन, पैक्टाजेन, एंगलर एंड प्रिंटर। इनके द्वारा विभिन्न क्लासिफिकेशन दिए गए हैं जो आज भी हम पढ़ते हैं, आज भी मान्य है। इसके बाद एक आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है? न्यूमेरिकल जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि सांख्यिकी संबंधी है, और टैक्सोनॉमी इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, कि जो प्लांट्स के जो कैरेक्टर होते हैं उन्हें कोई एक नंबर और एक कोड दे दिया जाता है, एक नंबर और एक कोड दे दिया जाता है, और बाद में एक कैरेक्टर को एक नंबर या एक कोड दिया जाता है। समझ में आ रहा है? एक कैरेक्टर को मान लीजिए हाइट है, उसका फ्लावर है, फ्लावर कलर है, उसका पोर्ट्स है यानी कोई फ्रूट आ रहा है उस पर, उसका क्या अरेंजमेंट है, सबको एक कोड दिया जाता है, एक नंबर दिया जाता है। इसके बाद प्रोसेस कराया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा सारा डाटा को प्रोसेस कराया जाता है, और फिर जो सिमिलरिटी निकल कर आती है इन कोडों की और इन नंबरों की, जो सिमिलरिटी के आधार पर जो सिमिलर होते हैं, उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है। तो ये बहुत आसान विधि है, जो भी आइसोलेट करने की एक अलग पद्धति है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जिसके आधार पर हम नंबर के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं। मुख्य रूप से अगर आप देखें तो इसमें वर्गीकरण के लिए इसमें जैसे कि साइटोलॉजी है, साइटोलॉजिकल बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों की संख्या बहुत प्रभाव रखती है। तो गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर, यानी इस जो ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें अगर वो एक आधुनिक कैरेक्टर, एक और एडवांस कैरेक्टर को ऐड कर दिया जाए, जैसे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं या लीफ है, तो उस आधार पर हम इसे और अच्छा क्लासिफिकेशन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो ये था बेसिक फंडामेंटल, जो हम प्लांट किंगडम को पढ़ने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें आपने पढ़ा कि वर्गीकरण क्या है, और ये जो सिस्टम है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका बेस क्या है। ठीक है, तो अगला जो है वर्गीकरण के अगले चरण में हम जाएंगे। इससे अगला हमारा जो सेशन होगा उसमें आपको जानकारी देंगे। आपको इसमें अगर कोई भी संबंधित जो भी अगर समस्या आ रही है तो आप हमसे मालूम कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और साथ ही जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप किसी भी समय इसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।